अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग सी एस 621 फाइनल टर्म रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे उन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। 621 की मैंने आपकी वीडियोस बनाई हैं, लाजमी देखिएगा और आप देखेंगे कि उन वीडियोस में जो कुछ मैंने आपको बताया वही क्वेश्चंस भी आए हैं। आपके पास था कि मैप रिड्यूस के कितने फेजेस हैं, हमने डिस्कस किया। मैप रिड्यूस के बेसिकली तीन मेन फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है मैप, सेकंड होता है सॉर्ट, थर्ड वन इज रिड्यूस। अगर हम बात करते हैं मैप रिड्यूस की एग्जांपल थ्री फेजेस को लेकर, तो ये वर्ड को काउंट करने के लिए होता है। लाइक कॉर्पस हो गया। अब एग्जांपल हमने बात की थी कि जैन लाइक टोस्ट विद जैम, जो लाइक टोस्ट, जो बर्न द टोस्ट। अब ये सारी एग्जांपल्स थी, हमने थ्री फेज की थी और हमने काफ़ी डिस्कस किया था डिटेल में। सेकंड आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डिकम्पोजिशन टेक्निक। डिकम्पोजिशन टेक्निक बेसिकली आपके पास चार किस्म की होती हैं। फर्स्ट है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, सेकंड है डेटा डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन, फोर्थ वन इज स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी, स्टैटिक टोपोलॉजी कनेक्शन नेटवर्क। अब स्टैटिक टोपोलॉजी कनेक्शन नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या आता है। रिंग हाइपर क्यूब नेटवर्क यानी लूप बना रहा होता है, मैश होता है, टॉरस हो गया, ट्री नेटवर्क हो गया, हाइपर क्यूब नेटवर्क हो गया। सबसे पहले हमने रिंग की बात की थी कि रिंग है हाइपर क्यूब नेटवर्क, इसमें हम लूप बनाते हैं। लास्ट में हमने कहा कि ये सिंपल हाइपर क्यूब नेटवर्क भी बनाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जीपीयू। अब जीपीयू क्या है? ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एक ऐसी चिप है, या आप कह सकते हो कि ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि केपेबल होता है ग्राफिक को रेंडर करने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। जीपीयू जो होता है ये वर्क करता है एक मेथड को लेकर, और वो मेथड होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसिंग जो होता है वो सेपरेट पार्ट को सेपरेट अंदाज में या सेपरेट टास्क के तौर पे हैंडल करता है। दुनिया अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट जीपीयू को, तो वो है जी फोर्स 256। इसे नवीडिया ने बनाया था 1999 में। जीपीयू चिप के अंदर हम कितना प्रोसेस कर सकते हैं, मिनिमम 10 मिलियन पॉलीगन्स पर सेकेंड, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं एवरी कंप्यूटर, और आजकल के टाइम पे एवरी कंप्यूटर्स पे यूज़ हो रहा है। इसके बाद जी आपके पास आता है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल टाइप्स। अब इनके आपने नेम लिखने थे। फर्स्ट था इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, सेकंड था मोनोटोनिक राइट, थर्ड वन था रीड योर राइट, फोर्थ वन है राइट फॉलो रीड। यानी कि हम इसमें लेके आते हैं क्लाइंट सेंट्रिक में जब बात करते हैं तो क्लाइंट क्या करता है, एक तो उसके पास कंसिस्टेंसी होती है, दूसरा वो लिख सकता है, थर्ड वो उस लिखे हुए को पढ़ सकता है, फोर्थ वो जो पढ़ रहा होता है उसे लिखने की दोबारा से उसके पास होते हैं टाइप्स। डेटा की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की ना कि क्लाइंट की, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को लेके जा रहा था, लेकिन डेटा की बात करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस लेके चल रहा होता है। इसमें कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग हो रही होती है ऑपरेशंस की, इसमें कैजुअल कंसिस्टेंसी हो रही होती है, ग्रुपिंग हो रही होती है ऑपरेशंस के अंदर। म्यूटेक्स टाइप्स हमें बताने थे। नॉर्मल म्यूटेक्स होता है, रिकर्सिव म्यूटेक होता है, एरर चेक म्यूटेक होता है। अगर हम आर्किटेक्चर बात करते हैं ना जीपीयू की, तो आपके पास क्या बताया गया कि जो पहले को प्रोसेसर होता है वो कन्वेंशनल होता है सीपीयू का। अगर हम SIMD स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं वो सेम कोड पर रन कर सकते हैं। अब थ्रेड्स जो होते हैं वो लोकल रजिस्टर पे वर्क कर रहे होते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं लोकल मेमोरी को और कंट्रोल करना शुरू करते हैं ग्लोबल मेमोरी को। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि ब्लॉक ऑफ थ्रेड्स को आपने डिटेल में डिस्कस करना था। तो ग्लोबल मेमोरी जो सीपीयू के लिए यूज हो रही होती है ना, यानी कन्वेंशनल मल्टी कोर प्रोसेसर्स को लेकर, उसके अंदर लिमिटेड पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब जीपीयू जो होता है उसके पास मैनी कोर आर्किटेक्चर होता है, जिसके अंदर वो 100 से ज़्यादा प्रोसेसिंग कोर को यूज़ कर होता है, ऑर्गेनाइज कर होता है एज अ मल्टी थ्रेडिंग। तो हर कोर जो होता है उसके पास अपना थ्रेड है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हैंडआउट्स में कम्प्लीटली डिस्कस की।
CPU जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट लेके आता है। आप इसमें कह सकते हो कि जो GPU होता है उसकी परफॉर्मेंस CPU की निस्बत काफ़ी बेहतर होती है। MPI बेसिक्स आपको बताने थे, 6 फंक्शंस उसके पास होते हैं, जिसमें दो जो होते हैं वो नॉन ट्राइवल्स होते हैं। फर्स्ट आप MPI इनिशियल करते हो, फिर फाइनलाइज करते हो, कॉमन साइज बताते हो, कॉमन रैंक बताते हो, सेंड और रिसीव कर देते हो। एडवांटेज बेनिफिट्स देखें तो MPI के तो हमारे पास ये पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करता है कि इसके अंदर हम सोर्स कोड के लिए कोई भी यूँ समझ लें कि ज़रूरत नहीं होती कि हम मॉडिफाई करें सोर्स कोड को जब पोर्ट लगा हुआ है एप्लीकेशन के साथ। फिर आपके पास फंक्शनैलिटी आ जाती है, ये 115 रूटीन्स को यूज़ कर होता है, और MPI 1 जो होता है वो 115 रूटीन्स को डिफाइन भी करता है। स्केलेबिलिटी इसकी बेहतरीन होती है, अवेलेबिलिटी भी इसकी काफ़ी बेहतरीन होती है। अब पैरेलल आईओ टूल्स जो होते हैं ये बेसिकली कलेक्शन होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के और लाइब्रेरीज के, जिनके अंदर एड्रेस आईओ इश्यूज पाए जाते हैं। MPIO होता है हमारे पास हाई लेवल लाइब्रेरीज होती हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास आता है रेप्लिकेशन एंड स्केलिंग टेक्निक। रेप्लिकेशन है क्या? बेसिकली ये वीडियो जो है कि आपके लेक्चर फाइनल टर्म के जितने लेक्चर हैं उन सारों को कवर करिए। रेप्लिकेशन जो है या कैचिंग जो है ना, ये एक परफॉर्मेंस है जिसके अंदर हम वाइडली अप्लाई करते हैं स्केलिंग टेक्निक को, रेप्लिकेटिंग करते हैं डेटा का और मूव कर देते हैं उसे नज़दीक के सर्वर पर, जिससे हम स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर सिस्टम स्केल हो तो क्या होगा। जो पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है ना, वो परफॉर्मेंस से आती है। अगर सिस्टम बड़ा है तो लाजमी बात है कि जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो स्लो होगी। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है एफिशिएंटली सिंक्रोनाइजेशन की, यानी कि जितने भी रेप्लिकास होते हैं ना वो इतनी आसानी से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे होते, जिसके वजह से स्केलेबिलिटी इशू काफ़ी हाई हो जाता है। इसके बाद ये मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स आ जाते हैं। ये आपके पास एसिंक्रोनियस सिंक्रोनियस होते हैं, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग और बफर्ड अनबफर्ड होते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस, अच्छा ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि आपके लास्ट कंजेक्टिव आप कह लो कि 5 ईयर के पेपर्स आप कैसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा इसे। प्रोसेस टू रिसोर्स बाइंडिंग को देखें तो हम बाइंडिंग बाय आइडेंटिफाई करते हैं, बाइंडिंग बाय वैल्यू करते हैं और बाइंडिंग बाय टाइप करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ GPU को अगर देखें तो इसमें हमारे पास आते हैं डेटा एक्सेस रेट कैपेबिलिटी हो रही होती है, बैंडविड्थ चल रहा होता है, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो रही होती है, और ये देख रहा होता है कि कितने ऊप्स पर सेकंड यूज हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ बिग इज द MPI लाइब्रेरी। अगर ह्यूज की बात करते हैं तो उसमें 125 फंक्शंस होते हैं, बेसिक की बात करते हैं तो 6 फंक्शंस होते हैं। याद रखिएगा, ह्यूज में 125 फंक्शंस होते हैं, बेसिक में 6 फंक्शंस होते हैं। अगर MPI लाइब्रेरी की हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया कि वेयर टू गेट MPI लाइब्रेरी। MPI लाइब्रेरी जो होती है ये बेसिकली स्टैंडर्ड मैसेज पासिंग लाइब्रेरी होती है, जिसमें बहुत सारी प्रीवियस लाइब्रेरीज पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे MPICH यानी विंडो यूनिक्स में होते हैं। बफर्ड क्या है? एक ऐसी रूटीन जो कि बफर करती है मैसेज को जब वो पास कर होता है प्रोग्राम के अंदर, और उसे सेंड और रिसीव करती है हर उस मैसेज को यूजिंग बफर, यानी बफर को यूज़ करते हुए। इस मोड के अंदर हम मैसेज को क्यू करते हैं और बफर बना देते हैं, और ये उस वक्त तक होता है जब तक आप रेडी नहीं होते सेंड और रिसीव करने के। अनबफर्ड ये एक ऐसी रूटीन है जिसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक मैसेज पासिंग टास्क, जैसे कि सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज हो गया। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि अनबफर्ड के अंदर हम कभी बफर नहीं यूज़ करते, मैसेज जो होते हैं वो सेंड रिसीव इमीडिएटली हो रहे होते हैं विदाउट एनी बफरिंग। तो ये मोड जो होता है लो लेटेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, 6 to 1 के हमने अपडेटेड हैंडआउट्स बनाए और बहुत बेहतरीन बनाई है मैंने वो वीडियोस। आपको वो वीडियोस देखने बाद किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंक्रोनाइज मैसेज पासिंग, अब कंप्लीट जो होता है ना, हार्डली वो 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस हैं, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं है।
कंप्लीट वंस मतलब आपको कहा गया सिंक्रोनाइज मैसेज पासिंग के अंदर हम क्या करते हैं। एक तो होता है कि सेंडर जो होता है वो रिसीव करता है पूरा प्रोसेस, पूरा मैसेज, उसके अंदर हम अनबफर्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बफर्ड कम्युनिकेशन हो रही होती है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, डिले पार्टिसिपेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो होती है ये मैसेज जब रिसीव हो जाता है ना उसके बाद शुरू कंप्लीट होती है। इसमें 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। स्टैंडर्ड सेंड करता है, यानी कि जब तक कंप्लीट मैसेज सेंड नहीं होता दूसरा मैसेज नहीं जाता। बफर्ड सेंड होता है, यानी फ़ौरन से इमीडिएटली कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो रिसीवर होता है वो चाहे रेडी हो या ना हो उसे मैसेज मिल जाता है। रेडी सेंड यानी कि इसके अंदर रिसीवर जो होता है वो रेडी होता है कि उसे मैसेज चाहिए। अगर वो रेडी नहीं है ना, बफर में तो क्या होगा, वो ढीठ सा है ना कि वो अगर आप रेडी नहीं होता भी वो भेज देगा, उससे नहीं पता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब हम रेडी सेंड की बात करते हैं ना तो वो भेजता तो है। अगर वो आप उसे मैसेज करोगे ओके फाइन मैं रेडी हूँ तो वो भेज देगा, अगर आप नहीं रेडी हो तो वो फौरन से उसे ड्रॉप कर देगा खामोशी से, यानी उसे फेंक के वो चला जाएगा। इसके बाद ही मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी जो होती है ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम के थ्रू मेजर की जाती है। इसमें हम प्रोसेसिंग एलिमेंट को यूजफुली एम्प्लॉय करते हैं मैथमेटिकली। हम इसे कहते हैं ई इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। ये आपके पास ये सुपर लाइनर स्पीड आपका होता है एस इज इक्वल टू एन लॉग एन, ये आपका फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा होता है और लास्ट में आके 0 1 n log n बन जाता है आपके पास। इंडिपेंडेंट एमपीआईओ को जो होता है ना, अगर हम बात करें तो ये टास्क हैंडलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अंदर नॉन कलेक्टिव कॉल्स हो रही होती हैं, फाइल्स राइट कर होता है, फाइल को रीड कर होता है। इसके बाद ये फाइन ग्रेड आते हैं तो जिसके अंदर डिकम्पोजिशन अगर देखें तो लार्ज नंबर पे अगर टास्क के अंदर हो रही है तो वो फाइन ग्रेड में आएगी, स्मॉल नंबर पे हो रही है तो उसमें हम कोर्स ग्रेड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फाइल आईओ जो है लस्टर फाइल सिस्टम। अब इसमें हमारे पास मेटा डेटा सर्वर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होता है और ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट होता है। मेटा डेटा स्टोर के अंदर हम मेटा डेटा टारगेट को अवेलेबल करते हैं लस्टर क्लाइंट के लिए। ओएसएस के अंदर हम फाइल प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप एक से ज़्यादा ओएसटी को हैंडल करो। और ओएसटी है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम चंक ऑफ फाइल्स को रखते हैं। लेटेंसी टोटल टाइम होता है जिसके अंदर हम मैसेज सेंड कर होते हैं। बैंडविड्थ वो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं इन अ यूनिट ऑफ टाइम। बायसेक्शन, इसमें हम नंबर ऑफ कनेक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पार्टीशन कर होता है नेटवर्क को 2 हिस्सों में। आयो बॉटलनेक, ये कि इसके अंदर 3 रीजंस होती हैं आयो बॉटलनेक। एक तो होता है कि इंक्रीज करना हो ना अपने सीपीयू स्पीड को, तो कंपेयर करेंगे आईओ से। फिर आप इंक्रीज करते हो नंबर ऑफ सीपीयूज तो इसमें आईओ बॉटलनेक आना शुरू हो जाता है। नंबर ऑफ न्यू एप्लीकेशन आप कर रहे होते हो, डाल रहे होते हो, तो भी बॉटलनेक आना शुरू हो जाता है। मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस जो होता है वो सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि इनेबल करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग मैप प्रोग्राम। इसके अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं डेटा को नियर द डेटा। अगर आपसे कहा जाता है कि आप बताएं जी मैप रिड्यूस को नट शेल के रेफरेंस से, तो एचडीएफसी प्लेस जो करता है ना वो डेटा को क्लस्टर पे करता है और मैप जो रिड्यूस कर देता है, मैप रिड्यूस जो होता है उसके प्रोसेसिंग वर्क को रिड्यूस कर देता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नट शेल। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।